नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव। राहुल गांधी ने कहा है, डरो मत। राहुल गांधी संसद में नहीं है, मामला गर्म है। कांग्रेस वाले रोज धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह कर रहे हैं। इस पूरे एपिसोड को अगर देखें तो दो सवाल उठते हैं। पहला, क्या यह राजनीतिक मुद्दा है? दूसरा, क्या यह लीगल मुद्दा है? और तीसरा, इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? यही मैं आपसे संवाद करूंगा। इसी मुद्दे पे समझने की कोशिश कीजिएगा। 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में कहते हैं कि ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं? सूरत का एक बीजेपी का लीडर पुरनेश मोदी इसको मानहानि का मुद्दा बनाते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं। कुछ समय बाद वे अपर कोर्ट में एक याचिका लगाते हैं कि इस पर अभी सुनवाई नहीं की जाए, इसको रोका जाए। फिर संसद में अडानी मुद्दे पर हंगामा होता है। राहुल गांधी तीखा प्रहार करते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद वही पुरनेश मोदी कोर्ट में फिर जाते हैं और कहते हैं कि इस पर सुनवाई हो। तब तक जिस कोर्ट में यह केस था वहां के जज बदल जाते हैं। सुनवाई होती है और 1 महीने के अंदर फैसला भी आ जाता है और राहुल गांधी को सजा भी दे दी जाती है। सजा भी उतनी जितनी मैक्सिमम दी जा सकती थी। आईपीसी 500 में 2 साल की सजा है मानहानि के मुकदमे में और 2 साल की सजा मिलने के 24 घंटे के अंदर उनकी संसद से, लोकसभा से मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है। मेंबरशिप खत्म करने के 2 दिन बाद ही, 3 दिन बाद ही उनको घर खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है। सारी क्रिया फटाफट हो रही है, कहीं विराम, कहीं विश्राम, कहीं स्लो नहीं है, फास्ट मोशन में चल रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब इधर आइए। कांग्रेस इस लड़ाई में, इस लीगल लड़ाई में कोई बड़ा वकील नहीं करती। उनके पास पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल को भी जोड़ सकते हैं, विवेक तनखा भी हैं, सलमान खुर्शीद भी हैं, अभिषेक मनु सिंह भी हैं। बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस पार्टी में। लेकिन कोई भी बड़ा वकील मानहानि के इस मुद्दे में अपीयर नहीं होता है। कोर्ट से सजा मिल जाती है, तुरंत अपील नहीं की जाती है। अपर कोर्ट में अपील में ये लोग नहीं जाते हैं। जबकि पवन खेड़ा के मुद्दे पे ये तत्काल सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तत्काल, तुरंत। पवन खेड़ा पर जब एफआईआर, असम में एफआईआर हुआ था, जब उन्होंने नरेंद्र गौतम दास मोदी कहा था, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, उनको असम पुलिस गिरफ्तार करने आई दिल्ली, तत्काल ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। 23 तारीख को सजा मिली राहुल गांधी को, 24 तारीख को सांसदी गई, संसद सदस्य वो नहीं रहे, 27 को आवास खाली करने का नोटिस मिला, आज 28 तारीख है, 6 दिन हो गए, ये लोग अभी तक अपील में नहीं गए। कहा जा रहा है कि जज ने फैसला गुजराती में लिखा है। 150 पन्ना अनुवाद करने के लिए 6 दिन काफी है। तो ये लोग अभी तक नहीं गए हैं। तो क्या यह लीगल मैटर है या पॉलिटिकल मैटर है? अब इधर देखिए, बीजेपी के लोग इसको जाति का मुद्दा बना रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक समाज का, एक समुदाय का, एक जाति का अपमान किया है। सारे चोरों का नाम, सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, यह कहकर। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के लोग इसको कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे आघात है, ये संविधान पे खतरा है, मोदी की सरकार शत्रु बन के काम कर रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है, आदि आदि आदि। कांग्रेस के लोग काला कपड़ा पहन के आ रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।
दोनों तरफ से देखिए तो मुझे लगता है, और आपको भी लगना चाहिए, कि ये लीगल मुद्दा कम है और राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है। अब सवाल है कि इससे किसको लाभ होगा और किसको हानि। इस मुद्दे से बीजेपी को क्या लाभ होना है? कुछ नहीं होना है। कुछ दिन पहले तक तो यह लग रहा था कि बीजेपी के लिए 224 की लड़ाई बहुत आसान है, वह आराम से सत्ता में आ जाएगी। लेकिन 23 तारीख के बाद, 23 मार्च के बाद इस 6 दिन में मामला अब उतना आसान नहीं रहा। जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी के लिए 24 की लड़ाई बहुत आसान है, वही लोग अब कह रहे हैं कि मामला कठिन है। शत्रुघ्न सिन्हा हालांकि मोदी विरोधी हैं, उन्होंने कहा है कि इससे 100 सीटें बीजेपी की गड़बड़ा गई, विपक्ष की 100 सीटें बढ़ गई, ऐसे शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आप कुल मिला के देखेंगे तो इससे बीजेपी को कोई लाभ नहीं है, लेकिन कांग्रेस को तो लाभ हो गया। एक सहानुभूति राहुल गांधी के प्रति, और भारत जोड़ो यात्रा से जो मजबूती मिली उनकी इमेज को, राहुल गांधी की इमेज को, वो इससे और मजबूत होगी कि उनको भाई लोकसभा से बाहर कर दिया। वेट नहीं किया, अगर लीगल मुद्दा मान मिले तो एकदम हड़बड़ी दिखाई, 24 घंटे के अंदर 2-4 दिन वेट कर लेते। आवास खाली कराने में भी तुरंत नोटिस, आवास समिति का नोटिस 27 को उनको मिल गया कि भाई 22 अप्रैल तक खाली करो। तो एक सहानुभूति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है कि इससे राहुल गांधी को यह लाभ होगा। दूसरा फायदा कांग्रेस को यह हुआ कि कल तक राहुल गांधी के नेतृत्व पर, उनकी लीडरशिप पर सवाल थे। कुछ पार्टियां उनके साथ थीं, लेकिन आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, कम से कम ये 4 दल तो राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करते हुए नहीं दिख रहे थे। तृणमूल की नेता ममता बनर्जी के मन में खुद प्रधानमंत्री की ख्वाहिश थी, उनका रास्ता अलग था। टीआरएस वाले चंद्रशेखर राव, कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव, उनका अलग मामला था। नीतीश कुमार अलग डपली बजा रहे थे, और अरविंद केजरीवाल तो कभी कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखते ही नहीं थे, और राहुल गांधी के लिए उन्होंने कभी अच्छे शब्द कहे ही नहीं। आज क्या तारीख है? 28, और आप देखिए कि अभी 18 दल कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं। कल रात भी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे 18 दलों के नेता जुटे। कहीं से राहुल गांधी के खिलाफ कोई सवाल नहीं उठ रहा है, उनकी लीडरशिप और स्थापित हो गई है। सब लोग कांग्रेस की मदद करने को तैयार दिख रहे हैं। तो कल तक जो विपक्ष बिखरा हुआ था, वो अब एकजुट दिख रहा है, और जब विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को तो परेशानी होगी। तो इस मुद्दे से, इसको आप लीगल मुद्दा कहें, लीगल लड़ाई कहें, कानूनी लड़ाई कहें या राजनीतिक लड़ाई कहें, इससे फायदा किसको दिख रहा है? इससे फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी को कोई फायदा नहीं दिख रहा है। बीजेपी इसको समुदाय और जाति से जरूर जोड़ रही है, लेकिन लोग भी समझ रहे हैं। अब क्या है, कांग्रेस एग्रेसिव है और बीजेपी डिफेंसिव है। कांग्रेस को आक्रमण करने का एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया कि ये लोकतंत्र विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, ये विपक्ष को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, ये षड्यंत्र रच के किसी की मेंबरशिप ले लेते हैं, ये बहुत हड़बड़ी में है, ये विपक्ष विहीन सरकार चाहते हैं, ऐसी सरकार, ऐसी सल्तनत जहां विपक्ष हो ही नहीं। तो कांग्रेस एग्रेसिव, उनके हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया, लड़ाई लड़ने के लिए एक मुद्दा मिल गया, लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए राहुल गांधी का फेस। भाई प्रियंका कह रही है ना कि हमारा परिवार तो शहीदों का परिवार है, हमने इस देश के लोकतंत्र को खून से सींचा है। बीजेपी क्या कर रही है? बस बीजेपी एक ही मुद्दा लड़ी, जाति का अपमान, समुदाय का अपमान, एक समुदाय विशेष का अपमान। अब कांग्रेस के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है और बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है। कांग्रेस एग्रेसिव, प्रहार कर रही है, आक्रामक, बीजेपी डिफेंसिव, रोको बचो। तो इस पूरे एपिसोड से अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो कांग्रेस भारी फायदे में है और बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष की सत्ता आ जाएगी 24 में
और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बड़ा आसान हो गया, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह निकल रहा है कि कांग्रेस के हाथ एक मुद्दा लग गया और ये बहुत ढंग से चले तो बीजेपी से अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। और बीजेपी के लिए यह हो गया कि भाई आपने बहुत हड़बड़ी में खेल खेला, हो सकता है आपने जानबूझकर षड्यंत्र किया हो, षड्यंत्र रचा हो, नहीं भी हो सकता है, कुछ क्लियर कट नहीं है, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि आपने हड़बड़ी की। सांसदी छीनने में भी 2-4 दिन 5 दिन रुक जाते और आवाज खाली कराने के लिए भी इतनी क्या हड़बड़ी थी भाई, 2-4 दिन 5 दिन रुक जाते। ये जो आपकी हड़बड़ी है ये बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है और इस हड़बड़ी से कांग्रेस को लाभ हो रहा है। लाभ 2 तरह का है, सहानुभूति का भी लाभ मिलेगा और विपक्ष जो उनको मारा बदत, केजरीवाल की भाषा सुनिए, संजय सिंह की भाषा सुनिए, टीएमसी की भाषा सुनिए। जो टीएमसी के लोग कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आते थे अब आ रहे हैं, टीएमसी के सांसद आ रहे हैं। और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अब छिटकी हुई है कांग्रेस से, सब लोग उसके झंडे तले खड़ा हो गए। तो इस पूरी लड़ाई से फायदे में अगर कोई है तो कांग्रेस है, घाटे में कोई है तो बीजेपी है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।